अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द डिबेट और मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन आज लखनऊ में जमकर बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, लोट लोट के बारिश हुई और लखनऊ में इतनी बारिश हुई कि विधानसभा के पास पानी भर गया। लखनऊ का मौसम ठंडा पड़ा है। लखनऊ में आज थोड़ा सन्नाटा है, लेकिन हलचल दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। दिल्ली का राजनीतिक तापमान गर्म है। दिल्ली की गर्मी बढ़ रही है और इस गर्मी को जलवायु परिवर्तन नहीं, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जलवायु परिवर्तन की वजह से दिल्ली की गर्मी बढ़ गई है और ये गर्मी अगले 24 घंटे तक दिल्ली में और रहने वाली है। वजह उत्तर प्रदेश है। बात जब यूपी की आती है बहनों भाइयों, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये देश में इकलौता ऐसा राज्य है कि जहां पत्ता भी खड़कता है तो दिल्ली डगमगाती है। उत्तर प्रदेश से ही जो रास्ता निकलता है वो दिल्ली की तरफ जाता है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश बेहद बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। आप उत्तर प्रदेश को इग्नोर करके देश की राजनीति नहीं कर सकते हैं, यह शाश्वत सत्य है। सरकार इन दिनों दिल्ली में है। बुलाया गया है या तलब किए गए हैं? मकसद क्या है? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच जो ठनी हुई है वो क्या और ठनेगी या फिर मामला शांत होगा? या इन मुलाकातों के बाद दिल्ली अपने पूर्व निर्धारित ऑपरेशंस को जारी रखेगा? आज गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, कल प्रधानमंत्री से मुलाकात प्रस्तावित है और उसके बाद अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात प्रस्तावित है। आज गृह मंत्री के साथ 1.5 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग के दौरान अप्रत्याशित रूप से अनुप्रिया पटेल को भी बुला लिया गया गृह मंत्री के आवास। तीनों नेताओं के साथ बातचीत हुई, हालांकि तस्वीर जारी अलग अलग हुई। बातचीत क्या हुई यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया, न इसका ब्यौरा सार्वजनिक किया गया, लेकिन इन दो दिग्गज नेताओं की, योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल की, आज गृह मंत्री के साथ लंबे दौर की बैठक हुई। इस बैठक से 2 संदेश साफ हैं। मैं हमेशा कहता हूं बिटवीन द लाइन्स समझिए आप। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान अमित शाह को सौंपने जा रही है। अब यह साफ हो चुका है, अमित शाह उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ाएंगे। प्रभारी कोई भी रहे, अध्यक्ष कोई भी रहे, नेतृत्व तो किसी का भी हो, लेकिन चुनाव लड़ाने का काम अमित शाह करेंगे। इसकी नज़ीर आज दिखी हमें उनके आवास पर, जब मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान अनुप्रिया पटेल को भी बुला लिया गया। पिछड़ों की जानी मानी नेता, भारतीय जनता पार्टी की ट्रस्टेड अलाई, लेकिन इन दिनों उपेक्षित, अपमानित और साइड में किनारे लगा दी गई हैं। न तो इन्हें मंत्री बनाया गया दिल्ली में और न इनके पति को लखनऊ में मंत्री बनाया गया। अक्सर ये पत्र लिखती हैं और अधिकारियों द्वारा अपनी उपेक्षा और संसदीय क्षेत्र में काम न करने और उत्तर प्रदेश सरकार की शिकायत करती हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये नाराज हैं, खफा हैं और चर्चा है कि ये आजकल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी संपर्क में थे। शायद अपना दल का क्या महत्व है ये अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि 2017 में अपना दल और एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर बड़े काम राजनीतिक रूप से बीजेपी ने किए थे। अब ओम प्रकाश राजभर इनसे अलग हो चुके हैं, ऑफिशियली अलग हो चुके हैं 2019 में, और अनुप्रिया पटेल नाराज हैं। यानी पिछड़ों के 2 बड़े नेता इनसे नाराज हैं। पिछड़ों के जो और सबसे बड़े नेता बीजेपी के भीतर हैं, केशव प्रसाद मौर्य, वो साइड लाइन है। पिछड़ा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में वो भी बैक फुट पर है। फ्रंट फुट पर जिनको लगाया गया है उनके पास अधिकारों की कमी है, उनको सरकार में महत्व नहीं है। तो अनुप्रिया पटेल के क्या ग्रीवियंसेस हैं, उनको क्या पॉलिटिकली सूट करता है, इन सब विषयों पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है आज की मीटिंग में बॉडी लैंग्वेज देखकर कि दोनों के बीच खुलकर बात हुई है। इसका असर आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। एक पहली तस्वीर। तो दिल्ली ने लखनऊ को लेकर क्या निर्णय लिया है, इन दिनों ये चर्चा बड़ी तेज है।
सामान्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज का तरीका समझने वाले विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय आला कमान है, एक बार अगर निर्णय ले लेता है पीछे नहीं हटता, उसे नुकसान की परवाह नहीं होती है। अगर दिल्ली ने कोई निर्णय ले लिया है तो ऐसी मुलाकातों का उस निर्णय पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात स्पष्ट है। ऐसा बीजेपी के जानकार बताते हैं कि दिल्ली अपने द्वारा उठाए गए कदम और लिए गए निर्णयों को वापस नहीं लेता, समय लेकिन वो खुद तय करते हैं कि वो निर्णय कब लागू करना है। तीसरी बात स्पष्ट हो गई। चौथा विषय इस बात का है कि संगठन की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के, पदाधिकारी उपेक्षित हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। विपक्ष की सरकारों में भी उनकी पीठ पुलिस ने तोड़ी थी और अपनी सरकार में भी विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष ने, पुलिस ने उनकी पीठ तोड़ी है। कार्यकर्ताओं का मनोबल, पदाधिकारियों का मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि न सरकार में उनकी पूछ है, न प्रशासन में उनकी पूछ है, न पुलिस उनकी बात सुनती है। लिहाजा न तो वो जनता का काम करा पाते हैं, न जनता की शिकायतें दूर कर पाते हैं, न अपना कोई काम करा पाते हैं। वो उपेक्षित हैं, अपमानित हैं। अब पार्टी के अधिकतर विधायक वर्तमान सरकार के कामकाज से बेहद असंतुष्ट हैं और यह असंतोष एक दो बार नहीं, कई बार सार्वजनिक हो चुका है। विधानसभा के धरना प्रदर्शन से लेकर कोरोना काल के पत्र तक दसियों बार ऐसा मसले सामने आए हैं कि विधायकों ने खुलेआम नाराजगी जताई है। एक विधायक सीबीआई जांच की मांग के लिए अपने ही सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किए हुए, मुकदमा किए हुए हैं। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं अधिकतर असंतुष्ट हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, उनके काम में अड़ंगेबाजी होती है, उनको अपने विभाग में काम की आज़ादी नहीं है और अगर वो काम करने की कोशिश करते हैं तो पीछे से जांच या फिर ऐसे अफसरों को तैनात किया जाता है जो मंत्रियों को परेशान करें। पदाधिकारी भी नाराज हैं। शायद इसी की रिपोर्ट बीएल संतोष ने और राधा मोहन सिंह ने दिल्ली दरबार को दी है। यह स्पष्ट है कि दिल्ली दरबार वर्तमान सरकार के कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होती तो यह जो कुछ चल रहा है यह नहीं चल रहा होता। सरकार के कामकाज से केंद्रीय आलाकमान नाराज है, यह स्पष्ट है, लेकिन केंद्रीय आलाकमान क्या चाहता है यह महत्वपूर्ण है। मैं फिर लौटकर उस बात पे आता हूं कि दिल्ली अपने फैसले बदलता नहीं है, किसी दबाव में, किसी शिष्टाचार में, किसी समीकरण में। दिल्ली को नुकसान की परवाह नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने की उनकी क्या रणनीति है। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने अपने सबसे घातक अस्त्र अमित शाह को फिर से उत्तर प्रदेश के लिए तैयारी के लिए जुट जाने को कहा है। तो अमित शाह के घर पंचायत लगी, पंचायत में तो बड़े नेताओं का आमना सामना भी हुआ, कुछ नेताओं से कल आमना सामना होगा। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोध में फंसी हुई है। सरकार और संगठन दोनों में समन्वय का अभाव है। सरकार एक तरफ चल रही है, संगठन एक तरफ चल रहा है। सरकार संगठन की उपेक्षा करती है, संगठन सरकार के तवज्जो न मिलने से अपने रास्ते पर चल रहा है। दोनों में तालमेल का अभाव है। कहने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा लिए गए बातें या उठाए गए तथ्यों को सरकार नजरअंदाज करती है। सरकार कथित मनमानी पूर्ण तरीके से केंद्रीयकृत व्यवस्था से चलाई जा रही है। इस बात को लेकर विधायक नाराज हैं, सांसद नाराज हैं, मंत्री नाराज हैं, संगठन के पदाधिकारी नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, और यह बात केंद्रीय आलाकमान जानता है। और मैंने पहले भी कहा था, लखनऊ को यह गलतफहमी न रहे कि दिल्ली को कुछ नहीं पता। दिल्ली को सब पता है। नौकरशाही के कामकाज, कौन अफसर क्या काम कर रहा है, कौन पदाधिकारी क्या कर रहा है, कौन अपोजिशन क्या कर रहा है, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद क्या कर रहे हैं, दिल्ली को आवश्यकता से ज्यादा पता है। इसलिए किसी मुगालते में बीजेपी के नेता ना रहें, ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरी जो राजनीतिक समझ है 20-1 सालों की, वो यही बताती है बीजेपी के बारे में।
तो अब आने वाले समय में 2022 में बीजेपी का मुकाबला लार्जेस्ट अपोजिशन से होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी अपने अंतर्विरोध में फंसी हुई है। कोरोना का कुप्रबंधन, खराब कानून व्यवस्था, भयंकर बेरोजगारी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अभाव, इन्वेस्टमेंट का ना आना, किसानों की विकराल समस्या, युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा न करना और चुनाव के दौरान किए गए वायदे का पूरा न होना, ये सब कुछ मसले हैं जिससे दिल्ली व्यथित है, बेचैन है, क्योंकि दिल्ली को पता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकलने का मतलब देश की गद्दी का खतरे में होना। जो उत्तर प्रदेश हारता है, दिल्ली उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखती। कांग्रेस जैसी पार्टियां आज सिमट कर रह गईं, तो कारण उत्तर प्रदेश में उनका लगभग सिमट जाना है। कांग्रेस अगर आज उत्तर प्रदेश में मजबूत होती तो यकीन मानिए दिल्ली में वो इतनी कमजोर नहीं होती जितनी आज है। इसलिए उत्तर प्रदेश का बड़ा राजनीतिक महत्व है। उत्तर प्रदेश से निकला हुआ कोई भी कथानक, कोई भी नैरेटिव, वो देश का नैरेटिव बनता है। इसलिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। लेकिन दिल्ली की राय लखनऊ के बारे में क्या है ये तो स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली का निर्णय लखनऊ के बारे में क्या है ये सिर्फ दिल्ली जानता है। वो समय कब आएगा जब दिल्ली अपने निर्णय का इंप्लीमेंट करेगा। क्या 1 हफ्ते, क्या 10 दिन और क्या 15 दिन। पर वो लोग जो ये दावा कर रहे थे कि टिकट वो देंगे, तो टिकट तो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड देगा। नेता विधानमंडल दल कौन बनेगा ये भी पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायकों की मीटिंग में तय होगा। लेकिन बहुत बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, होमवर्क पूरा हो चुका है, फाइल वर्क पूरा हो चुका है, लिखा पढ़ी पूरी हो चुकी है, निर्णय भी लिखा जा चुका है, दस्तखत भी हो चुकी है, जारी करने की तारीख बाकी है। कुछ बयान सुनिए, डिबेट आज की बहुत दिलचस्प है। ऑलराइट, बयान हम आपको थोड़ी देर बाद सुनवाते हैं। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में हरिश्चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, अशोक सिन्हा जी जाने माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी और समर्थक हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के से एमएलसी हैं और प्रवक्ता हैं, रंजीव जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लखनऊ से चुनाव भी लड़ चुके हैं और इन दिनों कांग्रेस में उनको लेकर बड़ी चर्चा है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। हरीश जी, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर? क्या कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात है, मंत्रिपरिषद विस्तार है, संगठन में फेरबदल है? ये दिल्ली और लखनऊ के बीच क्या चल रहा है? विजय जी, भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो संगठनिक ढांचा है और जो निर्णय की प्रक्रिया है, वो बहुत लोकतांत्रिक है। कभी भी संगठन में चाहे कार्यक्रम हो, चाहे नीतिगत कोई निर्णय हो, सभी पर संगठन के निचले स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक विचार विमर्श होता है और फिर शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है जी। तो जहां तक क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं जानता क्या चल रहा है, पर कुछ तो चल रहा है हरीश जी। नहीं, ये मुझे तो ये मीडिया की खबर से ज्यादा कुछ लगता नहीं। और अब ये है कि सब लोग अपना अपना मत देखिए, अगर मीडिया जनित है तो आपकी पार्टी के नेता, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आपकी पार्टी के सुप्रीम लीडर, ये सब एक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर मीडिया ने स्क्रिप्ट लिखी है तो आप शांत बैठ जाइए, मीडिया अपने आप 2 दिन में खबर गिरा देगा। आप लोगों के जो मूवमेंट्स हैं वो खबर तय करते हैं। नहीं ब्रजेश जी, देखिए, ये तो जैसे भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय नेतृत्व है, तो आपसी विचार विमर्श उसकी एक अलग प्रक्रिया है। संगठनात्मक गतिविधियां, उसकी बैठक चर्चा, वो उसकी नियमित जो कार्यप्रणाली है उसका अंग है। हरीश जी, मैं 2 दृष्टांत आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप बेहद समझदार नेता हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दोनों के बयान ऑफिशियल हैं, मैं किसका सही मानूं? देखिए, दोनों, एक तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक माननीय
डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया है। तो जो बड़े नेता हैं उन्होंने जो कहा उसके मैं कोई नेतार्थ नहीं निकालता और न मैं उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूं। ये प्रायः होता है क्योंकि कि संगठन स्टेटमेंट का फंस गया है ना हरीश जी, इसलिए आप नहीं निकाल रहे हैं, वरना तुरंत आप ये गेंद खेल जाते और 4 रन मारते, सीधे चौका लगाते। नहीं, चूंकि ये ऐसा मामला बिल्कुल फंस गया, नहीं है। गुगली आ गई, तो अब आपको समझ नहीं आ रहा इसको खेला कैसे जाए, इसलिए आप ये गेंद छोड़ देना चाहते हैं। अच्छा बल्लेबाज वो होता है जो गेंद खेलता है। छोड़िए मत, जवाब दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑल राइट। जो सही ये बात मैंने कही। और नहीं, लोग समझ गए हैं, वैसे इसको बहुत एक्सप्लेन भी नहीं करना है। नहीं, देखिए, संगठन में जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है वो संगठन का मुखिया होता है और चुनाव की दशा दिशा संगठन ही तय करता है। जी, सरकार है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी नेता धन्यवाद है, हरीश जी, बहुत शुक्रिया नेतृत्व आपका। उनका है। मैं डिबेट को अगले चरण में आगे बढ़ाता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के बहुत जाने माने नेता हैं। आचार्य जी, वैसे शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लखनऊ में खूब बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, टूट टूट कर बारिश हुई। लखनऊ में थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, लेकिन लखनऊ का मौसम ठीक होते ही दिल्ली की गर्मी बढ़ गई है। क्या ये बात सही है? देखिए ब्रजेश जी, बहुत दिनों बाद आपके चैनल पर आपकी सार गर्वित और उत्तम क्वालिटी की डिबेट में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिल रहा है। राजनीति में एक भाषा होती है जिस भाषा का प्रयोग हरीश जी कर रहे हैं, और उस भाषा का प्रयोग टेलीविज़न डिबेट में करना भी चाहिए, लेकिन गांव की एक भाषा होती है, उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं ब्रजेश जी, जो आपने जिक्र किया कि लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोदी जी से कोई डरता हो, मैं नहीं डरता। साफ हिंदी में जो उनका संदेश है वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं नहीं डरता। क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कोई मैं मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ या कोई सुर्खियाँ बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जिस समय योगी जी को एक संदेश दिल्ली दे रही थी और उस संदेश को मानने के लिए दिल्ली लगातार प्रयास कर रही थी, उस वक्त योगी जी ने उस संदेश को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो उन्हें पहले ही बताया गया था कि आला कमान इसको हर हाल में चाहता है। अब आपका फैसला। और जैसे ही योगी जी ने अपना उत्तर उन्हें ना में दिया, तो योगी जी के जन्मदिन की बधाई ना प्रधानमंत्री जी ने दी और ना गृह मंत्री जी ने दी। और इस बात को भी योगी जी को बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री आपके जन्मदिन तक की बधाई नहीं देंगे। लेकिन योगी जी को मालूम था कि प्रधानमंत्री जी का कोई इशारा, अगर उस इशारे का उल्लंघन हुआ तो ये नौबत आएगी, और वो नौबत आ गई। लेकिन अब दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आज योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है ब्रजेश जी, लेकिन उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और मुख्यमंत्री योगी बने थे। तो अगर किसी वजह से हालात ऐसे हैं कोरोना के, बेरोजगारी के, लॉ एंड ऑर्डर के और तमाम निर्दोष ब्राह्मण बच्चों के फेक एनकाउंटर्स के जो की वजह से जो आक्रोश है जनता में, वो अलग है। लेकिन अगर किसी वजह से भाजपा इस हालत में पहुंच भी गई कि सरकार बनाने की स्थिति आ गई, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी अगले विधानमंडल दल के जब बैठक होगी उसमें नेता योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे। तो ये लड़ाई बड़ी दूर तक जाएगी, इस लड़ाई का बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। और क्या अब ये आपको लगता है कि ये सत्ता के बंटवारे की लड़ाई है, लग चुकी है, ये पावर की लड़ाई है, या फिर दो बड़े नेताओं की, या दिल्ली और लखनऊ के दरबार की लड़ाई है आपसी? देखिए ब्रजेश जी, आप राजनीति को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही बारीकी तरह से समझते हैं। आप उन पत्रकारों में नहीं हैं जो ऊपर के बयानात का ऊपर से मतलब निकालते हैं, आप बयान के तह में जाते हैं। तो इस घटना की तह में आप जाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि आप तह में जा चुके होंगे। ये सत्ता के बंटवारे की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता के अहम की लड़ाई है। ये सत्ता के अहम की लड़ाई अब छिड़ चुकी है। और ये याद रखिएगा, और आपके चैनल पे लाखों दर्शक आप हमें देख रहे होंगे, इस डिस्कशन को याद रखें ये बात कि ये सत्ता के अहम की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। इसका परिणाम क्या होगा ये हरीश जी
को चिंता करनी है, ये भाजपा को चिंता करनी है, ये आरएसएस को चिंता करनी है, ये मेरे और आपकी चिंता करने का विषय नहीं है, लेकिन ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी, बहुत स्वागत आपका राजपाल जी। ये बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है? ये सत्ता के अहम की लड़ाई है जैसा आचार्य जी क्लेम कर रहे हैं, या सत्ता के बंटवारे की है, या कुर्सी को लेकर लड़ाई है, या अहंकार की लड़ाई है? देखिए ब्रजेश जी, अहंकार तो बीजेपी में इतना आ गया था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य नेता हो, चाहे बीजेपी में अहंकार था। और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए बनाई थी, इन्होंने ऐसा सपना दिखाया था कि केंद्र में भी हमारी सरकार, यहाँ भी बना दो तो बहुत स्पीड से विकास होगा। लेकिन अब इंजन आमने सामने आ गए, डबल इंजन एक रो में नहीं चल रहे, अब आमने सामने आ गए हैं। हाँ, तो डबल इंजन अब जब लड़ने लगे तो इस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा। और ये योगी जी के राज में तो उत्तर प्रदेश का सत्यानाश हो गया। आप इनके विधायक, अब विधानसभा में मैंने कभी नहीं देखा होगा कि 200 विधायक इनके अगेंस्ट थे, अविश्वास में सरकार आ गई थी और सदन बंद कर दिया गया। और आज भी सुनने में आ रहा कि कई विधायकों ने इनके खिलाफ अविश्वास दिया है और जनता में भी योगी सरकार विफल हो गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि बीजेपी आपसे नहीं लड़ रही है, बीजेपी अपने आप से लड़ रही है। देखिए, अब बीजेपी ये कुछ भी कर लें, ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए मीटिंगें करेंगे, ये करेंगे, बदलाव करेंगे, कुछ न कुछ दिखाने के लिए करेंगे। जैसे योगी जी जब पूरा कोरोना काल पूरा तहस नहस प्रदेश हो गया, बाद में जैसे भ्रमण पे दौरा कर रहे थे लोगों को भ्रमित करने के लिए, उसी तरीके से बीजेपी करेगी। लेकिन जनता ने सीधा संदेश दे दिया है कि अब बीजेपी को हटाना है। एक सीक्रेट क्वेश्चन है जी, चर्चा है कि अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव के संपर्क में है, सही बात है? अब ये तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में है तो बहुत से लोग हैं। कोई मुझे बता रहा था कि आप ही वो कनेक्शन जोड़े हुए हैं। नहीं, अब ये सब चीजें देखिए, ये तो हमारा कोई नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको मिले, जिसको जोड़े, जिसको अपना दल को आप कैसी पार्टी मानते हैं जी? कैसी पार्टी मानते हैं? देखिए, पिछड़ों के नाम पे बीजेपी ने वोट तो खूब लिया। मैं अपना दल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछड़ों के नाम नहीं, ये गेंद खेलनी पड़ेगी, छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो पिछड़ों को गेंद जोड़ा खेलनी गया, पड़ेगी। लेकिन उसके बाद में पिछड़ों क्या हालात है। अभी बांदा विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री जी हमारे नेता के ऊपर आरोप लगाते थे, एक जात की सरकार है, इन्होंने 11 अपनी जात के लोगों को प्रोफेसर बना दिया है 15 में। तो ये जातिवाद नहीं है, ये थानों में बैठे लोग, ये जातिवाद नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करते थे। अब आप बताइए, पंचम तल से लेके कहां कुशवाहा का बेटा कलेक्टर है, कहां मौर्य का बेटा है, कहां राजभर का बेटा है, कहां कश्यप का बेटा है, कहां चौहान का बेटा है, बताए ना, कहां लोधी का बेटा है, बताए ना। नहीं बता पा रहे हैं ना। पंचम तल से लेके जिलों में हम ढूंढ के घूम रहे हैं। रहा हूं अनुप्रिया पटेल पे और आप पूरी बिरादरी गिनाए दे रहे हैं। नहीं तो पटेल भी कहां है न, पंचम तल से लेके नीचे तक पटेल भी नहीं है। तो सब परेशान है, सब माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव सिन्हा जी का रुख मैं करता हूं। बहुत दिनों के बाद हमारी पकड़ में आए हैं, बहुत स्वागत। सिन्हा जी, आप कैसे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। ठीक हूं ब्रजेश जी। मैं एक अनुरोध मैं आपसे करूंगा कि मेरे नाम के पीछे नीचे जो आप संघ विचारक लिखा रहे हैं, मैं संघ विचारक नहीं हूं, मैं संघ पदाधिकारी नहीं, मैं आपके इस कार्यक्रम में संघ समसेवक या संघ समर्थक के रूप में आया हूं। जी, मैंने वो ठीक करवा दिया है। संघ अपने स्थापना काल से ही, जी, मेरा एक सवाल है आपसे। संघ अपने स्थापना काल से ही यह निश्चय कर चुका है कि वो राजनीति में। करेक्ट बात है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, संघ के समर्थक होने के नाते, कि संघ उत्तर प्रदेश में क्या चाहता है, उत्तर प्रदेश की बीजेपी में क्या चाहता है, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार का नेतृत्व है उसके बारे में संघ क्या चाहता है? देखिए, संघ ने अपने स्थापना काल से ही यह कह रखा है कि वह प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेगा। प्रत्यक्ष तो राजनीति संघ का विषय नहीं है, परंतु एक समसेवक के नाते हमारा जो चिंतन है वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। संघ का विचार या समसेवकों का जो चिंतन है वो यही है कि देश का कल्याण हो, प्रदेश आगे बढ़े, विकास करे, और इसके लिए जो भी दल अच्छा काम करेगा उसको सत्ता में बने रहना चाहिए। स्वयंसेवक के नाते मैं समझता हूं कि एक सन्यासी जो
बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं है और मेहनती है और देश के कल्याण के लिए ही, प्रदेश के कल्याण के लिए ही वो कार्य कर रहा है, दिन रात अथक परिश्रम कर रहा है। उसके नेतृत्व में यह सरकार दोबारा बननी चाहिए और यही शुभेच्छा हम देते हैं कि यह सरकार दोबारा आए और जिससे कि इस देश में जो निर्णय लिए जाएं, जिस प्रकार से वर्तमान संकट को काटा गया है, वर्तमान संकट को आचार्य जी दूर किया प्रतीक्षा गया करिएगा, मैं और आऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं योगी जी की प्रशंसा कर रही हैं। जी तो ऐसी स्थिति में इन्हीं की सरकार बननी चाहिए और दोबारा आनी चाहिए सरकार। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, फिर मैं रंजीव जी के पास चलूंगा। देखिए, सिन्हा जी बहुत ही गंभीरता से बात कर रहे थे, बड़ी शालीनता से। मैं उनसे दो बात पूछना चाहता हूं। पहली बात, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर राजनीतिक संगठन है। अगर इस पृथ्वी पर ब्रजेश जी इससे बड़ा कोई असत्य हो सकता है या इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है कि आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन है, तो मैं सिन्हा जी से ही पूछना चाहता हूं कि मेरी बात का वो जरूर विरोध करें। मैं मानता हूं कि संघ विशुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन है। संघ विशुद्ध रूप से राजनीतिक भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान पे नजर रखता है और अतीत से शिक्षा लेता है। मैं संघ का कतई ये नहीं कहता कि संघ जो है वो अप्रासंगिक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर राजनीतिक संगठन नहीं है, पहला। दूसरा, मैं सिन्हा जी से बड़ा विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि योगी जी और मोदी जी में किसको बड़ा सन्यासी मानते हैं? मोदी जी बड़े सन्यासी हैं या योगी जी बड़े सन्यासी हैं? ठीक है सिन्हा जी, गो दोनों अहेड। ही के बारे में सुनते हैं सिन्हा कि जी वो गो अहेड। 22 घंटे, अब सिन्हा जी को 22 जवाब घंटे देने काम दीजिए। करते आचार्य जी प्लीज। प्रमोद कृष्णन जी, आप यह बताएं कि राजनीतिक दल अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता तो वह चुनाव आयोग में पंजीकृत होता, नंबर 1। वह अपने उम्मीदवार खड़ा करता, नंबर 2। वह चुनाव लड़ता, नंबर 3। तो यह जो आपका चिंतन है वह आपका व्यक्तिगत चिंतन हो सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सेवा भाव से कार्य करता है जी। कोई संघ प्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीति में भाग नहीं लेता, नंबर 1। पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा, आपने कहा कि योगी जी बड़े हैं कि मोदी जी बड़े हैं। अरे मान्यवर, बहुत से लोग तो आपको बड़ा मानते हैं, तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता। देश के लिए सन्यासी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे आप हो, जो कल्याण करेगा इस प्रदेश की जनता का, वही बड़ा होता है, बहुत वही शुक्रिया, बड़ा होता है। धन्यवाद। और कार्य बड़ा होता है। मैं रंजीव जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका रंजीव जी। ये लखनऊ और दिल्ली के बीच क्या चल रहा है, एक तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये किस प्रकार की लड़ाई है और इसकी परिणति क्या होगी, इसका सोल्यूशन क्या निकलने वाला है, समाधान क्या निकलने वाला है। दूसरा, दिल्ली चाहता क्या है लखनऊ को लेकर? देखिए, मैं दूसरे हिस्से का पहले जवाब देने की कोशिश करता हूँ ब्रजेश जी। मुझे लगता है कि दिल्ली चाहता है कि लखनऊ समायोजन करे, जो समायोजन दिल्ली संभवतः बहुत दिनों से चाह रहा था कि लखनऊ करे। समायोजन किसका? समायोजन जिनको दिल्ली से भेजा गया था, मैं नाम ही ले लेता हूँ, अरविंद कुमार शर्मा का समायोजन अभी तक नहीं हुआ। देखिए, एक मोटी सी बात समझने की जरूरत है कि अरविंद कुमार शर्मा 2 साल की नौकरी छोड़ करके बीआरएस लेकर के लखनऊ में एमएलसी बनने तो जाहिर तौर पर नहीं आए होंगे जी। मतलब जो भी थोड़ी समझ रखता है वो ये समझता होगा, और किन्हीं वजहों से लखनऊ संभवतः समायोजन नहीं करना चाह रहा है या वह समायोजन नहीं करना चाह रहा है जो दिल्ली चाहता है। मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं जा कर के एक ऐसी जगह पर पहुंचा था मामला जिसमें अब पहले दिल्ली लखनऊ आया, 2 हिस्सों में आया। आपने गौर किया होगा, पहले BL संतोष आए, 2 दिन या 3 दिन की बैठक की उन्होंने, फिर राधा मोहन सिंह आए और अब लखनऊ दिल्ली गया है। मुझे लगता है कि समायोजन लखनऊ दिल्ली को इग्नोर क्यों कर रहा है? बात क्या सिर्फ अरविंद शर्मा तक सीमित है या फिर कुछ बड़ा ऑपरेशन है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना बड़ा ऑपरेशन है। मुझे लगता है कि कोई बड़ा ऑपरेशन ना करना पड़े उसकी दिशा में प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन संकट तो है फिर? संकट तो है और दिक्कत ये है कि समय कम है, 6 महीने का समय है और समाधान की कोशिशें हो रही। अब ये समाधान किस हद तक हो पाएगा, कितना हो पाएगा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 6 महीने का समय। आप देखिए, अनुप्रिया पटेल का अचानक उस बैठक में पहुंचना यूं ही तो है नहीं ना। 2019 के लोकसभा के चुनाव के पहले अनुप्रिया पटेल की नाराजगी, उनकी पार्टी की नाराजगी सार्वजनिक हो रही थी
उस समय भी शिकायत ये थी कि लखनऊ या उत्तर प्रदेश की सरकार में उनकी पार्टी का समायोजन वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता, ये शिकायत थी। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो याद होगा आपको। उसके बाद अनुप्रिया पटेल को न दिल्ली की केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, न उनके पति को यहाँ कुछ बनाया गया। तो ये भी एक समायोजन का हिस्सा है, क्योंकि जो बात आपने पूछी भी थी सपा के प्रवक्ता से कि क्या उनके संपर्क अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से है, तो ये चीज़ें चूंकि सार्वजनिक हो रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कई जगह से अगर आप जनपदों में जाएं तो अपना दल विपक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेतृत्व को भी इसका तो इल्हाम लखनऊ था। के तेवर कुछ ढीले पड़े या नहीं? भाई अगर लखनऊ को दिल्ली जाना पड़ा है और अगर आप थोड़ा सा देखें ध्यान से, जो बुकलेट भेंट की गई है आज केंद्रीय गृह मंत्री को, उसका शीर्षक है प्रवासी संकट का समाधान। तो अगर आप प्रवासी माने तो जो दिल्ली से आए हुए लोग हैं जिनका समायोजन समाधान नहीं हो रहा है, रेलिवेंट बात कही तो इसमें ये संयोग हो सकता है, लेकिन राजनीति में ऐसे संयोग अचानक नहीं होते। नहीं, हमारा आपका काम तो देखिए बिटवीन द लाइंस जी पकड़ना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद संकट का समाधान करने की दिशा में कुछ प्रयास हो रहे हैं। 1.5 घंटे की बैठक। पर मुझे एक बात बताओ कि अपने ही अंतर विरोध में बीजेपी अगर फंसी रह गई तो फिर वो अपोजिशन का मुकाबला कैसे कर पाएगी? क्योंकि चुनाव को तो अब सिर्फ 5-6 महीने बाकी है, सिर्फ 6 महीने बाकी है। मोमेंटम बन नहीं पा रहा लखनऊ में, नहीं बन पा रहा है, और ये बड़ा संकट। आप देखिए बंगाल के चुनाव को लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। वो उम्मीदें चूंकि पूरी नहीं हुई, और उसी दौर में उत्तर प्रदेश में ये जो दिक्कतें हैं, जो 2 बयान आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम फलाने को चेहरा बनाएंगे। मैं प्रमाणिक कह रहा हूँ, आपने भी पढ़ा होगा। जी बिल्कुल। और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक बात ये आ रही कि साहब विधानमंडल दल का नेता बाद में चुना जाएगा। तो मुझे लगता है कि कई टुकड़ों में नाराजगी, विधायकों की नाराजगी, संगठन की नाराजगी, ये ऐसी जगह पर पहुंच गई थी कि पहले दिल्ली को लखनऊ आना पड़ा, अब लखनऊ दिल्ली गया है। समाधान का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर अहम को लेकर के संकट खड़ा हुआ और जिसका समाधान ढूंढा जा रहा हो, मुझे लगता है कि अगर वक्त रहते, अभी तो देखिए बंद कमरे के भीतर हो रहा है तो सड़क पर नहीं है मामला, लेकिन अगर जल्दी समाधान नहीं दिया तो कुंडी खुल भी सकती है। नहीं, मुझे लगता है अगर आप कोरोना के दौर में देखें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों सांसदों के सार्वजनिक बयान आए हैं, लिखा पढ़ी में चिट्ठी लोगों ने लिखी है, एक नेता हाईकोर्ट चले गए, तो मुझे लगता है सार्वजनिक तो हो चुका है ये। सवाल ये है कि इस अहम की लड़ाई में किसी एक पक्ष को समझौता करना पड़ेगा, अपने अहम को कम करना पड़ेगा। तो ये अहम कौन कम करता है ये देखने की बात है। मुझे लगता है इसी पर सारा कुछ निर्भर करेगा कि अगले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी आज की जगह से कहां तक जाकर पहुंचती है। थैंक यू। वीरेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, लखनऊ में बारिश होते ही लखनऊ दिल्ली पहुंच गया है, लेकिन वहां का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है सुना है। तो क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के खेमे के भीतर, सरकार में क्या कुछ परिवर्तन की उम्मीद है? छोटा ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन है? सुना है कल भी कुछ बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग होंगी, और ये भी चर्चा में आया कि अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया गया था गृह मंत्री के आवास पर। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के भीतर? आपका आकलन, अनुमान, सोर्सेज और खबरें क्या कहती हैं? देखिए, डिबेट में एक नेता और एक साहित्यकार भी बैठे हैं, आचार्य जी। पहले ये 4 लाइन बोलूँगा, फिर आगे चलूँगा। वाह। मुलाकात की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, और किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, और क्या कहूँ उससे कि जो बात समझता ही नहीं, और वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। वाह। अब जी, अब बात आती है, बड़ी चुनौती आपने आचार्य जी के सामने पेश कर दी है कि वो आपकी बात का जवाब किस शेर से देंगे। नहीं, बीरेन जी आचार्य जी कंटिन्यू। आनंद ले, क्योंकि वो साहित्य में रुचि रखते हैं। हाँ बीरेन जी बोले। वहम था कि सारा बाग अपना है, जब आंधी आई तब पता चला कि पत्तों तक पर भी हक अपना नहीं है। सियासत भी इसी तरह से चलती है। आज उत्तर प्रदेश में 4.5 साल की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और वो रहेंगे या जाएंगे इसको लेकर बड़ी दिन भर चर्चाएं होती रहीं। इससे पहले 15 दिन से बीजेपी में मंथन होता रहा। दिल्ली से नेता लखनऊ आते रहे, बैठकें करते रहे, राजभवन जाते रहे, कयास चलता रहा। लेकिन आज गोपनीय तौर पर अचानक मुख्यमंत्री का काफिला 12:30 बजे के करीब अमौसी एयरपोर्ट की ओर निकला, और उसके बाद जब हंगामा मचा
तब ये लोगों की नजरें टिक गई दिल्ली की ओर। मुख्यमंत्री आज गृह मंत्री से कई महीनों बाद मिले और ये बात सही है कि ये जो पुस्तक थी कि प्रवासी संकट का समाधान, अगर इसके आगे से प्रवासी शब्द हट भी जाता तब भी ये ठीक था। इस पुस्तक के मायने वही रहते, संकट का समाधान होना चाहिए। बीजेपी की राजनीति में आज अचानक से सहयोगी दल अनिवार्य हो गए, बड़े अहम हो गए। अब ओम प्रकाश राजभर को इसी सरकार में रहते हुए पद गंवाना पड़ा, उनको अलग किया गया। अनुप्रिया पटेल 11 विधायक से 9 विधायक पर हैं, 2 सांसद हैं और वो बहुत कम लखनऊ आती हैं। ऐसा लगता है कि सहयोगी दलों की और बीजेपी की बैठक ज़्यादा नहीं होती है या कभी टेलीफोन पे बातचीत भी नहीं होती यूपी में, और दिल्ली को ही संवाद करना पड़ता रहा होगा। अच्छा, जब जिसके 325 विधायक हों वो किसी को जोड़ेगा भी क्यों, अगल बगल देखेगा भी क्यों, नखरे भी क्यों उठाएगा, और मुख्यमंत्री भी कड़क है। लेकिन जो मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुलाकात के बाद संतोष दिखा है, उसे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में अब कोई अभी और अचरज भरा फैसला या चमत्कारिक फैसला नहीं होगा। लेकिन अनुप्रिया पटेल उसके बाद भी गृह मंत्री के साथ बैठी रही, उनकी मुलाकात जारी रही। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये महत्व दे रही है बीजेपी कि हम पंचायत चुनाव में जो आधार खोए हैं, जो हार हुई है, उसको विधानसभा में हमें फिर से हासिल करना है। अब वो अपने सहयोगियों के लिए और भी तमाम रास्ते रखती है खोलकर। देखिए, ये बात तो ब्रजेश जी तय है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जंजीर। कबीरदास ने बहुत पहले लिखा था कि जो आज आया है उसको एक न एक दिन जाना ही है, और जब बहुत सारी और बातें उसमें हैं। लेकिन ये भी अस्थाई नहीं है। बीजेपी में जल्दी मुख्यमंत्री बदला नहीं जाता, लेकिन उत्तराखंड का जो किस्सा आया सामने, उसके बाद से लोगों को ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर सकती है बीजेपी, और आज उसको लेकर अब एक बहुत अंतिम दौर में मामला है। कल तक या परसों तक बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें साफ हो जाएंगी और सब ठीक रहा तो राजभवन में या तो शपथ ग्रहण होगा, अब चाहे वो मुखिया का हो चाहे उनके मंत्रियों का हो। कुछ होगा लेकिन रविवार को तिथि लोग कयास लगा रहे हैं। अच्छा, ये जरूर है कि ये राजनीति में एक ऐसा नाजुक वक्त है कि विधायक, पदाधिकारी, संगठन किसी की हिम्मत भी नहीं खुल के बोले। लेकिन आप गौर करिए कि 4.5 साल हो गया, निगमों में, आयोगों में तमाम पद खाली हैं, विधान परिषदों में, राज्यसभाओं में बाहरी लोगों को बीजेपी ने ज़्यादातर भेज दिया, मूल कार्यकर्ता राह तकता रहा। अब 6 महीना के लिए कौन सी चटनी चाटने कौन आयोग और निगम में जाएगा? आप बताइए। 4.5 साल तो तरसा के रखा इन्होंने। तो भाई, घोड़े को आप ये दौड़ाते कब तक रहेंगे कि वहाँ हरी घास दिखाकर कि आओ बस अभी तुम्हें मिलने वाला है। तो पदाधिकारियों की निष्क्रियता से ही तो पंचायत चुनाव में हार हुई, उनका सम्मान मिला नहीं। अच्छा, आज एक बात और चर्चा में उठी कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता को तोड़कर बीजेपी बहुत खुश है। लेकिन जो पराजित योद्धा है वो विजेता तो था नहीं, और पराजित योद्धा को तो पलायन करना होता है। इसमें कौन सा बहुत बड़ा आश्चर्य मानेंगे आप? लेकिन अब बीजेपी को चुनाव में एक एक कर सब टुकड़े जोड़ने ही हैं। जिससे नाराज है उसकी जगह पे नया चेहरा ले आइए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे या जाएंगे, ऐसा लगता है इस पर कल या परसों सवेरे तक मुहर लग जाएगी। और इसके बाद अब कयास लगाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि पार्टी को और सबको अब चुनाव में जाना है। समाजवादी पार्टी इस बात से संतुष्ट है कि साहब अगर योगी जी ही चुनाव रहे तो उनको और अच्छा मौका मिलेगा। कोई नया आ गया, केशव मौर्य या राजनाथ सिंह या कोई और
तो हो सकता है फिर वो 6 महीने में कुछ माहौल बना दे। ये भी है लोगों को। अरे एक दिन डिबेट में तो सपा की प्रवक्ता सिफारिश कर रही थी। हाँ, ये तो कहिए किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं किया, नहीं कतई ना मानी जाती। ये जी वीरेन जी। सियासत का एक बदलता रुख है और यूपी के पर सबकी नजर है, देश भर की नजर है, विपक्षी दलों की नजर है। लेकिन अब ये हाईकमान बीजेपी का तय करेगा। ऐसा होता रहा है कि जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं तो पहले उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है और उन्हीं के मुंह से नए मुख्यमंत्री का ऐलान कराया जाता है और वो अपने इस्तीफे का भी ऐलान करते हैं। ऐसा होगा या मंत्रिमंडल में कुछ परिवर्तन होगा। अगर मंत्री बनाना होता है तो इतना कहानी किस्सा चलता नहीं है। मैं भी सहमत हूँ। अब ये बात अलग है कि क्या निर्णय करे भाई, ये जी। तो सब। अब आज साहित्य में 4 लाइन बोलूंगा कि भाई बीजेपी में आज की रात कयामत की रात है। आज हंस भी सकते हो, निर्णय की रात है, फैसले की रात है, कल और कुछ भी आ सकता है। तो जो सरकार है उनके लिए कहा गया है कि वक्त के साथ साथ दरकार बदल जाएगा और अभी हंस लो, आगे किरदार बदल जाएगा। और है जो नहीं तेरा वो भी तेरा, अभी ठीक है, आगे उसका व्यवहार बदल जाएगा। और है कुछ नहीं तेरा और कुछ नहीं मेरा, सत्ता है साहेब, आगे सरकार बदल जाएगा। बड़ी दार्शनिक बातें करते हैं आप वीरेन जी। शायद आचार्य जी को देख के आप दार्शनिक हो गए आज। बहुत बहुत ये शुक्रिया। बहुत बड़े साहित्यकार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करता हूँ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी को। हरीश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, पदाधिकारियों का मनोबल गिरा हुआ है, सरकार और संगठन में सामंजस्य नहीं है, विधायक और मंत्री सरकार के खिलाफ पत्र लिखते हैं, सांसद पत्र लिखते हैं, यूनियन मिनिस्टर संतोष गंगवार जैसे कद्दावर नेता को अपनी ही सरकार के खिलाफ राज्य में पत्र लिखना पड़ रहा है, आप पंचायत चुनाव बुरी तरह से हारे। क्या इन सब का कारण संगठन और सरकार के बीच के तालमेल का अभाव मानते हैं आप? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और एक अनुशासित दल है। ये जो इस तरह की व्याख्याएं हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से चीजों की व्याख्या करते हैं। मुझे उसमें कोई मैं नहीं कहता, कोई टिप्पणी मेरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये असंतोष संतोष का, जब बड़ा परिवार होता है तो छोटी मोटी असहमतियां, छोटी मोटी बातें इस तरह की आती हैं। उसके कोई गंभीर निहितार्थ नहीं होते। लेकिन ये जरूर है कि परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार का सदस्य अपनी असहमति भी इस व्यक्त बात करता को है। मानने में कभी कोई बुराई है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, उनकी उतनी सुनवाई नहीं हुई जितना कि वो अपेक्षा कर रहे थे? नहीं, देखिए, ये राजनीति जो है, राजनीति क्षेत्र महत्वाकांक्षा का है और महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं होता। तो मैं ऐसा नहीं मानता। जो नेतृत्व है, संगठनकर्ता जो हैं, वो इसको भली प्रकार समझते हैं किस कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग होना है, किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व दिया जाना है। वो अपने जो उनका विजन होता है उस हिसाब से लोगों का एकोमोडेशन करते हैं, लोगों को दायित्व तो देते आप हैं। ये कहना चाहते हैं कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल का कोई अभाव नहीं है? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल का अभाव है। मैंने ये जरूर कहा कि छोटी मोटी असहमतियां प्रायः बड़े परिवार में होती हैं। उस तरह की कहीं कोई बात हो भी सकती है। लेकिन ये हरीश कहा जी, ये जाना वही कि दौर चल रहा है जब 2017 में समाजवादी परिवार के भीतर झंझट चल रहा था, सत्ता का टकराव चल रहा था। कुछ उसी प्रकार का हल्का फुल्का सीन आपके यहाँ भी चल रहा है? नहीं, उस समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। जी। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, वहां महत्वाकांक्षाएं कुछ 2-4 लोगों तक सीमित। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है और सामूहिक नेतृत्व है। जी। इसमें एक व्यक्ति कोई फैसला नहीं करता। तो ये इसीलिए जो समय भी लग रहा है फैसला लेने में। नहीं, अब वो मैं जिन बातों को चर्चा की जा रही है उसके जड़ में कुछ है भी कि नहीं है, जी। ये तो मैं दूर दूर तक मैं नहीं कह आचार्य जी को सकता। आमंत्रित करता हूं डिबेट में। आचार्य जी, आप मुझे बताइए कि जितिन प्रसाद जैसे बड़े नेता को आप संभाल कर नहीं रख पाए
और आप उंगली उठा उठाकर बार बार बीजेपी पर निशाना साधते हैं। आपसे अपना घर संभाला नहीं गया। देखिए ब्रजेश जी, राजनीतिक पार्टियां ना एक एयरपोर्ट की तरह हैं। यहाँ नेताओं का लैंडिंग टेक ऑफ चलता रहता है। जब कोई नेता छोड़ता है तो जिस पार्टी को छोड़ता है उस पार्टी वाले लोग कहते हैं तो कूड़ा करकट था, लोहा लंगड़ था, कबाड़ा था और पत्थर था, कंकर था, और जहाँ जाता है उसको कहते हैं जननायक आ गए और हीरा है, मोती है, चंदा है, तारा है। ये सब चलता रहता है। बीजेपी से भी जब सिद्धू छोड़ के गए थे तो हमारे यहाँ जब आए तो हमने उनको देश का नायक बताया, और जब बीजेपी से लौट गए थे तो शत्रुघ्न सिन्हा गए, यशवंत सिन्हा गए, ये सब लोग, कीर्ति आजाद गए, ये सब चलता रहता। मैं एक बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूँ ब्रजेश जी। दो बातें। एक तो मैं सिन्हा जी ने जो कहा ये संघ जो सांस्कृतिक संगठन है, तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो सुनील बंसल जी हैं और ये जो BL संतोष जी हैं, ये भाजपा के सांस्कृतिक विभाग को ही देखते हैं या किसी और पार्टी के भी सांस्कृतिक विभाग पे चर्चा करते हैं? दूसरा सवाल, अभी हरीश जी जो कह रहे थे वो बात को जवाब आपके सवाल का दे नहीं पाए, मैं देना चाहता हूँ। देखिए, सत्ता के अहम की टकराव की जो मैंने बात की, तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में टकराव है। लेकिन अगर ये टकराव साल भर पहले जगजाहिर हो गया होता तो शायद परिवर्तन संभव था। लेकिन ब्रजेश जी, इस मोड़ पर अब योगी आदित्यनाथ को बदला जाना, मुझे नहीं लगता कि ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आसान होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के दृष्टिकोण से, लोगों की ग्रेवेंसेस के नज़रिए से सरकार फेल हो चुकी है। चाहे वो कोरोना का पीरियड रहा हो, चाहे वो अमन शांति की बात हो, चाहे वो कम्युनल हार्मोनी और नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो, चाहे वो जातिवाद की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, और चाहे वो गंगा में तैरती हुई लाशों को जो हमने देखा उसकी बात हो, फेल हो चुकी है। तो अब इनके पास जो मुद्दा है वो सिर्फ एक है, ये धर्म के नाम पर पोलराइजेशन। तो धर्म के नाम पर पोलराइजेशन में उमा भारती अब साइड हो चुकी हैं, ऋतम राजी भी आउट हो चुकी हैं, साक्षी महाराज को कोई पूछता नहीं है, और चिन्मयानंद जी बेचारे बदनाम हो चुके हैं। तो जितने धर्म के चेहरे थे वो सब उनका जनगणमन हो चुका है। तो एक योगी आदित्यनाथ बचे हैं जिनके सामने जिनका फेस जो है वो धार्मिक फेस है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि एक जो भी इनके अंधों में काने राजा हैं तो उनको ही आगे घुमाएंगे और ये धार्मिक आधार पर चुनाव होगा, मुद्दे इसमें गौड़ हो जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी जी कितने ही ताकतवर प्रधानमंत्री हों, लेकिन इन हालातों में ये जानते हुए नरेंद्र मोदी जी का तो इशारा होता था, मंत्रिमंडल में इंडक्शन की बात कर रहे हैं विजय जी, मंत्रिमंडल छोड़िए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे के भाग जाता था उनके चपरासी के इशारे पे। नरेंद्र मोदी जी ने तमाम पूरी ताकत झोंक दी और एक आदमी का इंडक्शन नहीं हुआ, और उनको इंडक्शन नहीं होने के बाद योगी जी का सीना दबा हुआ नहीं है, चौड़ी छाती करके दौड़ रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप झगड़ा कराना चाहते हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बदलाव संभव नहीं है, योगी आदित्यनाथ को बदलना संभव नहीं है। ऑलराइट, राजपाल कश्यप जी, आप मुझे बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव धार्मिक आधार पर लड़ा जाएगा जैसा आचार्य जी बोल रहे हैं, या फिर वास्तविक मुद्दों पर, कोरोना काल के दौरान हुई बदहाली, त्रासदी, लोगों की मौत, ऑक्सीजन की कमी, बेड, दवा, इंजेक्शन, इस पर होगा? नहीं जाएगी, न बेरोजगारी पे जाएगी, न महंगाई पे जाएगी। जो कोरोना काल में लोग मरे हैं, या लोग भूख से मरे हैं, या पैदल से मरे हैं, या महंगाई चरम सीमा पे है, इन सब चीज़ों पे नहीं जाएगी। उनके पास जो परंपरागत तरीके से वो लड़ते रहे हैं, कहूँ कि जिसमें न कोई, लेकिन जनता अब जान चुकी ब्रजेश जी, जनता अब बीजेपी को हटाना चाहती है और योगी आदित्यनाथ जी को बदलेंगे। अगर वाई ये बदलेंगे तो ये वाई आ जाएगा, माननीय अखिलेश यादव जी। तो और जनता ने भी मन बना लिया है, क्योंकि सभी मोर्चों पे विफल हो गए। इन्होंने तो बड़े झांसे दिए थे, छोटे छोटी बिरादरियों के लोग झांसे दिए थे, सभी बिरादरियों को। अब चुनाव के जब अभी देखना कितने मुख्यमंत्री घोषित किए जाएंगे इनके यहाँ, अभी देखना कान में फूंके जाएंगे कि तुम्हें मुख्यमंत्री, कुशवाहा जी तुम बन जाओगे, मौर्य जी, चौहान जी तुम बन जाओगे, पटेल जी तुम बन जाओगे, कश्यप जी तुम बन जाओगे। लेकिन जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। अशोक सिन्हा जी,
आचार्य जी के बातों का कुछ जवाब देने में आपकी दिलचस्पी है? जी, मैं देखिए, प्रमोद कृष्णन जी ने यह सवाल उठाया था, मैं उनका जवाब दे दूं पहले कि बंसल जी क्या कर रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं वहां पे। तो मैं इनको बता दूं कि किसी विश्वविद्यालय से जब कोई स्नातक पढ़ के निकलता है और किसी विभाग में नौकरी करता है तो वो उस विभाग के नीति के अनुसार, संविधान के अनुसार चलता है। संघ व्यक्ति निर्माण की संस्था है, वो पावर हाउस है, बिजली पैदा करती है। आप अपने घर में भी जला लो, भाजपा भी जला ले। भाजपा की जब जनसंघ के रूप में स्थापना हुई थी तभी उन्होंने संघ से व्यक्ति मांगा था। आपके यहां तो रोक लगा रखी है कांग्रेस में कि संघ के लोगों को हम नहीं लेंगे, आप भी मांगिए, हम आपके यहां भी भेज दें बंसल जी को। इस प्रकार से आप आरोप नहीं लगाइए, और संघ को समझने के लिए संघ की शाखा में आना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि संघ क्या है। वो सांस्कृतिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है, या समझने के लिए शाखा में आना पड़ेगा। नहीं कर रहा हूं सिन्हा जी, मैं तो संघकार, संघ के तमाम विचारकों का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्शन था वो इस बात पे था, आपने कहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक। तो अगर राष्ट्रीय सांस्कृतिक है तो फिर चलो कांग्रेस वालों का सांस्कृतिक विभाग आप नहीं दे सकते हैं। आप शरद पवार की पार्टी का देख लो, ममता बनर्जी का देख लो, आप समाजवादी का देख लो, और भी नहीं तो बहन जी की पार्टी का देख लो। तो केवल भाजपा का सांस्कृतिक संगठन देखते हैं, विभाग देखते हैं, ये मेरा सवाल था। नहीं, संस्कृति से भारत के आपने क्या चाणक्य को अलग कर सकते हैं क्या आप चंद्रगुप्त को अलग कर सकते हैं क्या? संस्कृति का राजनीति का बहुत छोटा सा अंग है, और संस्कृति पर चलते हुए जो व्यक्ति राजनीति को संचालित करता है वो एक आदर्श राजनेता माना जाता है। आप भी किसी पंथ से निकले होंगे सिन्हा जी, और किसी पंथ के अनुयायी होंगे। अब आप कांग्रेस में चुनाव लड़ते हैं, अब अगर आप संत कहे जाते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं तो दोनों की नीतियां अलग अलग है। पर सिन्हा जी, आपने इनको एक बार भी आचार्य नहीं कहा, पूजे जाते होंगे। आपने एक बार भी आचार्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किया प्रमोद जी के लिए। नहीं, वो तो स्वयंभू आचार्य हैं भैया, उनके आचार्य होने में कोई संदेह नहीं। मतलब इनको आप आचार्य भी नहीं कहना चाहते हैं और दूसरों को चाहते हैं कि बड़ी बड़ी उपाधि के साथ संबोधित किया जाए। नहीं, आचार्य नहीं, वो बिल्कुल आचार्य की उपाधि अपने पद से लेके निकले होंगे, और उनके कल की संस्थान जो है वह उनको बहुत गुरु मानती है। धन्यवाद। तो उसमें कोई संदेह नहीं है। रंजीव जी, मुझे आप बताइए, अब उत्तर प्रदेश का आने वाले वक्त में क्या राजनीतिक परिदृश्य होगा? जो आज की तारीख में जो चीज़ें साफ दिखाई दे रही हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई बड़ा बदलाव करके ऐसा जोखिम 6 महीने पहले तो नहीं मोल लेगी, लेकिन निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में कुछ चेहरों का समायोजन होगा जिन्हें कुछ 2-3 पावर सेंटर बनेंगे, ऐसा है? मैं वहीं आ रहा था कि, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये सारा ऑपरेशन या ये समायोजन या समाधान की कोशिशें तब हो रही हैं जब समय दरअसल बहुत कम है। आपके पास अगर थोड़ा समय होता तो आप इन समाधानों को करने के बाद उनका अंजाम देख सकते थे, और अगर वो अंजाम आपके मुताबिक नहीं होते तो आप और आगे संशोधन कर सकते थे। वो वक्त नहीं है। अब आप जिसे भी मंत्री बनाएंगे उसको ये लगेगा कि साहब 6 महीने के लिए बनाया, जिन्हें आप निगमों का अध्यक्ष बनाएंगे उनको लगेगा 6 महीने के लिए बनाया, संगठन में जिनको नहीं पूछा गया आप उनका कहीं समायोजन करेगा तो वो उनके मन में भी ये सवाल आएगा। तो मुझे लगता है कि इन सारे संकटों के साथ सत्तारूढ़ दल को थोड़ा सा 2-4 होना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी इसलिए है करीब क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 2 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए चुनाव लड़ेगी। इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि अब तक 2017 तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए चुनाव लड़ी थी, तो विपक्ष में रहते हुए पंचायत चुनाव की हार एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये अलार्मिंग है निश्चित रूप से। और ये तब हुआ है जब आपने अगर देखा हो कि पंचायत चुनाव के पहले 6 महीने तक लगातार बैठकें, मंत्रियों को प्रभार, और लगा कि पंचायत चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में सर्वा बना कर रखा है, लेकिन उसके नतीजे उस मुताबिक नहीं है पार्टी के लिए। तो ये खतरे की घंटी थी। मुझे लगता है कि यहीं पर ये एक बड़ा कारण बना जिसमें दिल्ली को दखल देना पड़ा, और दिल्ली ने कहा कि साहब ऐसे नहीं चल सकता है, आपको बदलाव करने पड़ेंगे। पर सिन्हा जी की बात आपने सुनी? सिन्हा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो वर्तमान नेतृत्व तो यही चाहिए। सिन्हा जी मतलब जो कह रहे हैं मतलब वो आरएसएस कह रहा है? नहीं, ये बात तो मैं उनकी इस राय से इत्तेफाक रखता हूं। मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी जैसा दल तो ये कतई ये खतरा नहीं मोलेगा
कि आप 4.5 साल की सरकार के मुख्यमंत्री को बदल करके चुनावों में जाएं, तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को इसका इल्हाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। डिबेट के अंत में आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि कोरोना वायरस हम सबके बीच मौजूद है, हमें बेहद सावधानी बरतनी है, मास्क लगाना है, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि तमाम नेता पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग का बड़ा ज़बरदस्त पालन कर रहे हैं, जो लखनऊ और दिल्ली के बीच दिख रहा है। शुक्रिया, नमस्कार।